हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी चर्चा हो रही है एक्सटेंशन एजुकेशन पर, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रसार शिक्षा पर। प्रसार शिक्षा में भी जो कल हमने देखा था वो देखा था प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से ही जो हमारे ग्रामीण हैं, जिन्होंने किसी वजह से, किसी कारणवश विद्यालयी शिक्षा नहीं ली है या फिर उन्होंने किसी कारणवश अपने विद्यालय की शिक्षा को ड्रॉप आउट कर दिया है, तो उन्हीं को हम शिक्षित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाते हैं। यानी कि उन्हीं के लिए ये प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है। तो प्रौढ़ शिक्षा में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, आयु वर्ग क्या होगा? तो 15 से 35 ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक, तो कल आपने समझा था कि किस तरह से हम ग्रामीणों का विकास कर सकते हैं, क्या महत्व है इनको शिक्षित करने का। साथ ही साथ आपने ये भी देखा था कि प्रौढ़ शिक्षा में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उसी के आगे आज हमें एक छोटे से टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। क्या? कि जो भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए थे उनके बारे में हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे कि भारत में जो प्रौढ़ शिक्षा चलाया गया था कार्यक्रम, वो कौन-कौन सा था, उसी पर आज हमको डिस्कस करना है और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होगा, कल भी हमने चर्चा किया था कि किसी भी विकासोन्मुख सभ्यता के लिए साक्षर होना कितना आवश्यक है, या हम कह सकते हैं एक आवश्यक शर्त होता है। तभी वो अपने समय में जो होने वाले परिवर्तन हैं, उसमें स्वयं को जोड़ सकते हैं और अपने आर्थिक, सामाजिक, प्रजातांत्रिक विकास से परिपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि बदलती तकनीक, नए अनुसंधान, नई विचारधारा से परिचित होकर ही कोई भी व्यक्ति विकास के मार्ग पर चल सकता है। अगर आपको जो ये हमारे नवीन तकनीक हैं, नए विचारधाराएँ हैं, नए अनुसंधान हुए हैं, अगर आप इनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते हैं, नहीं ले रहे हैं, तो आप विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ भारत ही नहीं, ये विकसित देशों में भी अनवरत शिक्षा और ये जो अनौपचारिक शिक्षण है, इस पर इसी वजह से महत्व दिया जा रहा है, जिससे उनके जो नागरिक हैं, वो अधिकतम से अधिकतम जानकारियों को या फिर अधिकतम से अधिकतम जानकारियों से भरपूर हो सकें। चाहे आपका कृषि हो, आयुर्विज्ञान हो, उद्योग हो, अर्थशास्त्र हो या फिर पर्यावरण हो, सभी क्षेत्रों के इन सभी क्षेत्रों में ही क्या करना है, जो एक नई प्रगति हो रही है, जो नए खोज हो रहे हैं, जो नए अनुसंधान हो रहे हैं, इनसे लोगों को परिचित कराया जाए। बिना परिचित हुए इनके क्षेत्रों में जो इन व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास है, वो नहीं हो सकता है। तो अगर व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है, तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो भी नए विचार, नए तकनीक, नए अनुसंधान हो रहे हैं, उनको लोगों तक पहुँचाया जाए, लोगों को साक्षर किया जाए। क्योंकि इनको सशक्त बनाने का एक ही माध्यम होता है कि उनको साक्षर किया जाए। उनको क्या किया जाए? उनको शिक्षित किया जाए। ठीक? ज़रा हम इसमें समझते हैं कि जो प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा भारत में, अगर हम इसके थोड़े-से इतिहास की बात करें, इतिहास की क्या, अगर हम थोड़ी-सी प्रौढ़ शिक्षा को समझें, तो आपको पता है कि भारत में प्रौढ़ शिक्षा का इतिहास बहुत ही पुराना है। भारतीयों की निरक्षरता निवारण के लिए श्री वुड किसने? श्री वुड ने सन 1854 में लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। किसने? श्री वुड ने। कब? 1854 में। क्यों? तो जो भारतीय हैं, उनमें निरक्षरता के निवारण के लिए उनका सुझाव था कि देसी भाषाओं के माध्यम से लोगों को शिक्षित या शिक्षण दिया जाए। उनका क्या मानना था? उन्होंने सुझाव दिया कि देसी भाषाओं के माध्यम से लोगों को शिक्षण दिया जाए।
उन्होंने इस बात पर भी बल दिया था कि दी जाने वाली शिक्षण जनोपयोगी हो तथा ऐसे लोगों के निमित्त साक्षरता की व्यवस्था की जाए जो प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं। मतलब हमें ये जो प्रौढ़ शिक्षा देनी है, ऐसे लोगों को देनी है, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी प्रारंभिक शिक्षा नहीं पूर्ण की है या फिर वो प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं। तो हमें उन्हीं के लिए उन्हीं को हमें प्रौढ़ शिक्षा देनी है। कुछ ही वर्षों में अनेक रात्रि पाठशाला में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलने लगे। रात्रि पाठशाला यानी कि दिन भर व्यक्ति अपना कार्य करे और रात में जाकर पढ़ाई करे। ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी सुना होगा कि जो रात्रि पाठशाला खुला था, वो क्यों? तो वो जो कार्यक्रम चलाया गया प्रौढ़ों के लिए जो चलाया गया था, क्या जो रात्रि पाठशाला चलाई गई थी और ये सफलतापूर्वक चलने भी लगा था। साथ ही कई जिलों में पाठशालाएं खोली गईं तथा कैदियों के शिक्षण की व्यवस्था भी की गई। अनेक जो भी जिले हैं, कई जिलों में ये रात्रि पाठशाला को खोला गया और कैदियों को भी शिक्षण की व्यवस्था की गई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भी इस कार्यक्रम में काफी गतिशीलता रही और मुंबई, कोलकाता, मद्रास, संयुक्त प्रांत में अनेक रात्रि पाठशालाएं खोली गईं। यानी कि जो रात्रि पाठशालाएं खोली गईं, इनके माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जा रहा था, जिससे आपको पता है कि गांव के लोग हो गए या फिर जो भी प्रौढ़ व्यक्ति हो गए, वो दिन भर काम करते हैं और रात्र में जाकर अपना 2 घंटा 4 घंटा जैसे भी हो, जैसे उनके पास समय हो, उसी हिसाब से वो शिक्षा ग्रहण करते थे। इस समय तक लोगों के मन में इस कार्यक्रम के प्रति प्रगाढ़ आस्था जम चुकी थी। मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि हाँ, ये हमारे लिए शिक्षा है और ये जो कार्यक्रम चलाया गया था, इसमें लोग उत्सुकता से भी भाग ले रहे थे। साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया जाने लगा था कि इसे सरकारी कार्यक्रम का प्रारूप मिलना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रव्यापी नीति के अभाव में जन साक्षरता का कोई भी कार्यक्रम चलाना संभव नहीं है। तो ये इनका ऐसा मानना था कि इसको अब सरकारी कार्यक्रम का प्रारूप देना चाहिए। भारत जैसे देश में जहाँ साक्षरता दर इतनी निम्न हो, वहाँ मात्र स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से इन कार्यक्रम को चलाकर वांछित सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपको पता है कि हमारा जो भारत है, वो कितना पिछड़ा हुआ देश है। यहाँ पर साक्षरता दर बहुत ही कम है। तो यहाँ पर मात्र जो स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, इनके माध्यम से प्रोग्रामों को चलाकर, कार्यक्रमों को चलाकर जो वांछित सफलता है, हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर हुआ क्या कि 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में इस कार्यक्रम ने फिर से जोर पकड़ा। इस बार जो भारतीय नेताओं ने इस आंदोलन की अगुवाई कर दी और पूर्वी प्रांतों जैसे कि आपका असम हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर बहुत ही गहनता और गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को कार्यरूप दिया जाने लगा। उस काल में जो प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार प्रचार बिहार और बंगाल में हो गया। बम्बई सरकार ने भी इस ओर विशेष रुचि दिखाई। मैसूर में भी इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार हुआ। यानी कि आप देख रहे हैं किस तरह से इसका प्रचार प्रसार होने लगा और 1940 तक भारत में लगभग 6000 प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई। इसी के माध्यम से लाखों लोगों को साक्षर भी बनाया गया। ठीक, तो इन सब जो क्षेत्र थे, यहाँ पर लोगों को शिक्षित करने के लिए ये जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम था, इसको चलाया गया। अब इसी के तहत यानी कि जो प्रौढ़ शिक्षा है, इसी के तहत कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे, जिनको हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। एक मिशन चलाया गया था, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन है ये आपका। ठीक, अब ज़रा हम इसके बारे में समझते हैं कि ये मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है।
थोड़ा-सा हम इसके बारे में समझते हैं। और इस मिशन को पढ़ने से पहले आपको बता दूँ, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहले तो इसकी आयु से लेकर ही क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे, आपका ये प्रोग्राम चलाया कब गया है? 2 क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया। अगर हम सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की, तो 2 अक्टूबर सन 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। यानी कि जो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 1978 में। कब? 2 अक्टूबर को। यानी कि जब हमारे गांधी जयंती होती है, उसी दिन इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 1978 में। इस योजना के अंतर्गत सन 1978 से लेकर, यानी कि जब ये स्टार्ट हुआ, 1983 तक की अवधि में 10 करोड़ निरक्षर वयस्कों तक क्रियात्मक साक्षरता पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो कितना लक्ष्य रखा गया था? ये 10 करोड़ निरक्षर वयस्कों तक क्रियात्मक साक्षरता को पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम बनाए गए तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों को सम्मिलित कर उनका सहयोग भी प्राप्त करना निर्धारित किया गया। मतलब ये प्रोग्राम बनाया गया, चलाया गया। इसमें ये भी जो यहाँ पर विद्यार्थी थे, शिक्षार्थी थे, जो भी सेवानिवृत्त व्यक्ति थे, इनको शामिल किया गया, इनके सहयोग लेने को निर्धारित किया गया। लेकिन किंतु जो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा के लक्ष्यों को की प्राप्ति नहीं हो सकी। जैसा कि इन्होंने लक्ष्य बनाया था कि हम 1978 से लेकर 1983 के मध्य 10 करोड़ जो हमारे वयस्क निरक्षर व्यक्ति हैं, उनको हम क्रियात्मक साक्षरता प्रदान करेंगे। तो ये लक्ष्य इनका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि वो मात्र सरकार द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम ही बनकर रह गया। ठीक? तो इसका निर्धारण नहीं हो पाया। जो इन्होंने लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य की पूर्ति या उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। ये सरकार द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय स्तर पर एक मात्र कार्यक्रम बनकर रह गया। और जो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को ठोस प्रारूप देने के लिए इसकी कमियों को दूर करने के लिए, इसके कमियों को दूर करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की परिकल्पना की गई, इसे साकार रूप दिया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था 15 से 35 आयु वर्ग के 8 करोड़ निरक्षरों को साक्षरता प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या रखा गया? इसका उद्देश्य ये रखा गया कि जो भी 15 से 35 आयु वर्ग के 8 करोड़ निरक्षर हैं, उनको साक्षरता प्रदान करना। इसे 2 चरणों में विभाजित कर दिया। जब इन्होंने जो पहला प्रोग्राम बनाया, जब वो सफल नहीं हुआ, तो इन्होंने इसमें एक ठोस प्रारूप देने का कार्य किया। इसकी कमियों को सुधारने के दृष्टिकोण से इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन किया, और इन्होंने दूसरा जो लक्ष्य बनाया, या कह सकते हैं जो इन्होंने साक्षरता प्रदान करने का जो लक्ष्य रखा, उसको 2 चरणों में विभाजित कर दिया। अब 2 चरण में कैसे-कैसे? तो जो इन्होंने विभाजन किया, उसमें ये रखा कि सन 1990 तक, सबसे पहले ये क्या करेंगे? सन 1990 तक 3 करोड़ लोगों को, और सन 1995 तक 5 करोड़ अतिरिक्त लोगों को साक्षरता प्रदान करने का कार्यक्रम बनाया गया। मतलब इन्होंने जो लक्ष्य बनाया, उसमें 8 करोड़ लोगों को साक्षरता प्रदान करने की बात कही। इन्होंने इसे 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। पहला, इन्होंने 1990 तक 3 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा। उसके बाद 1995 तक 5 करोड़ अतिरिक्त, यानी कि जो वो 3 करोड़ हो चुके थे साक्षर, जिनको बनाने का लक्ष्य रखा गया था, उसके बाद
5 करोड़ लोगों को साक्षरता प्रदान करने का कार्यक्रम बनाया गया। 5 और 3 कितना हो गया? तो ये दोनों मिलाकर 8 हो गया और लक्ष्य इन्होंने कितना रखा था? 8 करोड़ का रखा था। ठीक? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस तरह से अपना 2 वर्गों में विभाजित कर दिया और आपको पता है कि अगर किसी कार्य को हम समग्र रूप में ना देखकर उसे अंश के रूप में देखते हैं या हम उसे टुकड़ों-टुकड़ों में करके किसी कार्य को करते हैं, तो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप ही हैं, अगर आप सोचें कि हम अपने पाँचों ब्रांच को, चाहे वो आपका होम साइंस हो, यानी होम साइंस तो है ही, होम साइंस के पाँचों ब्रांच, चाहे वो आपका होम मैनेजमेंट हो, एक्सटेंशन एजुकेशन हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो या फिर टेक्सटाइल हो या फिर आपका न्यूट्रिशन साइंस हो, अगर आप सोचें कि हम इन पाँचों ब्रांच को एक साथ पढ़ के ख़त्म कर देंगे तो क्या ये संभव है? क्या आप अपने लक्ष्य को पाएँगे? नहीं। तो आप क्या करते हैं, एक-एक पार्ट को पढ़ते हैं। और एक-एक पार्ट में भी आप एक-एक टॉपिक को पढ़ते हैं। तो उसी तरह से अगर कोई कार्य आपके पास बड़ा है और आप उसे टुकड़ों में करके देखते हैं, तो ये आपका अपने लक्ष्य तक पहुँचने का साधन बहुत अच्छा होता है। फिर हुआ क्या कि जो इन्होंने लक्ष्य बनाया था, तो सन 1981 की जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार भारत में जो निरक्षर वयस्कों की संख्या थी वो 11 करोड़ हो गई थी और सन 1997 में इसमें और बढ़ोतरी हो गई। अब इसके 2 प्रमुख कारण हो गए। पहला तो जनसंख्या में वृद्धि हो गई और दूसरा ये था कि औपचारिक विद्यालयी शिक्षण को पूरा किए बिना ही बच्चे भाग रहे थे। और ये संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही थी, तो वयस्क निरक्षरों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। तो साक्षरता मिशन को, इस जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, इस राष्ट्रीय साक्षरता को मिशन को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए 2 संदर्भों पर विशेष ध्यान देना था। एक तो जो जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही थी, इसको रोकना था और दूसरा कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, बच्चों को अनिवार्य रूप से औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाए। तो साक्षरता, जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था, ये क्रियात्मक शिक्षण को महत्व देता है, जिसके फलस्वरूप वयस्कों को कई लाभ होते हैं, जैसे उनकी साक्षरता और उनकी जो गणित में आत्मनिर्भरता है, वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ अपनी गिरी हुई स्थिति के कारण जो भी उनमें सतर्कता होनी चाहिए वो नहीं होती है, अगर ये शिक्षा लेते हैं तो उसमें सुधार होता है और अपने सर्वांगीण विकास की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं। तो ये कई बातें इसमें निकल कर आ रही थी अगर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा था। अब ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्षित वर्ग था 15 से 35 आयु वर्ग के लोग। इनके लिए सतत क्रियात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना ही इसका उद्देश्य था। देश की उन्नति के लिए ये आवश्यक है कि पूरा जो वर्ग है पूरी तरह से सजग और जागरूक हो। उत्पादकता, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण सुरक्षा और ये साथ ही साथ सामाजिक अधिकार, इन बातों के लिए जो वर्ग है उसको अपने उत्तरदायित्वों को समझे, उतना ही ये अपने कार्यों को लेकर अग्रसर रहे। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए था। बाकी ये आपका एक मिशन आपने देखा क्या, कि जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था। आपने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बारे में समझा, जो 4-6 पॉइंट आपको हमने बताए उसे ध्यान रखना था। पहला, इसका प्रारंभ क्या हुआ? सबसे पहले 10 करोड़ लोगों को जो साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था, वो कब तक रखा गया था? किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया था? किन 2 वर्गों में इनको विभाजित किया गया था? यानी कि जो 1990 तक लक्ष्य रखा गया, उसमें कितने लोगों को साक्षर बनाने का रखा गया? फिर 1995 तक कितने लोगों को निरक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया? इसमें आपको ये 4-6 पॉइंट को ध्यान रखना है और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको पता है कि जैसे हर एक
जो आपका मिशन होता है, अगर हम बात करें जैसे हमारा क्या था, हमारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था, तो इसकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें, तो इसमें कुछ उपलब्धियाँ भी हुई थी। जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की नींव आपको पता है कि 88 में डाली गई थी और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए 24 राज्यों और केंद्र शासित जो हमारे प्रदेश हैं, इसी तिथि को और इसके बाद भी किया गया था। इसमें जो है, इसकी जो उपलब्धियाँ थी, अगर हम मेन ध्यान रखें, तो ये जो आपका कोट्यम शहर था, कोट्यम शहर को 100 दिनों में पूर्ण रूपेण साक्षर बनाया गया था और एर्नाकुलम जिले को 1 वर्ष में पूर्ण साक्षर बनाया गया था। ये तो 2 पॉइंट इसके हैं। अब जैसा कि हर मिशन का, या कह सकते हैं हर जो भी साक्षरता मिशन या कोई भी मिशन बनाया जाता है, कोई भी प्रोग्राम बनाया जाता है, तो उसमें कुछ समस्याएँ भी आती हैं, कुछ उपलब्धियाँ होती हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अपने अगले कार्यक्रम को, जिसका नाम है जन शिक्षण निलयम। क्या है? जन शिक्षण निलयम। अब हमारा आ जाता है दूसरा प्रोग्राम, यानी कि जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम था, उसमें जो दूसरा प्रोग्राम था, वो था आपका जन शिक्षण निलयम। जन शिक्षण निलयम, इसका इंग्लिश में भी यही नाम है। ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1978 को प्रारंभ किया गया था। ये अभी आपने इससे पहले वाले में ही देखा था। तो इस उद्देश्य विकास कार्यक्रमों से उन निरक्षर वर्गों को जोड़ना था, जो देश की मुख्य धारा से अलग था। जो देश की मुख्य धारा से अलग-अलग था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि में 15 से 35 आयु वर्ग के 10 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। आपको पता है कि ये जो अभी आपने पहले पढ़ा, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा, या फिर हम कह सकते हैं जो आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था, उसके बारे में बता रहा है। तो ये बता रहा है कि जो आपने प्रोग्राम बनाया था, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1978 को स्टार्ट किया था, उसको आपको करना क्या था? तो उसमें आपको जो निरक्षर वर्ग था, उसको जोड़ना था, जो कि देश की मुख्य धारा से अलग-थलग था। इसमें इन्होंने लक्ष्य रखा था कि 5 वर्षों के अंतर्गत 15 से 35 आयु वर्ग के 10 करोड़ लोगों को हमें साक्षर बनाना है। लेकिन इस कार्यक्रम की अपेक्षित उपलब्धि नहीं हो सकी, जैसा कि हम सभी ने पढ़ा है। तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को तीव्र गति प्रदान करने के उद्देश्य से 5 मई 1988 को साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो ये जो आपने पहले देखा 1978 को, ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद 5 मई 1978 को 5 मई 1988 को साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया। इसका पहला उद्देश्य था कि 15 से 35 आयु वर्ग के अंतर्गत आने वाले निरक्षर प्रौढ़ों को, जो साक्षर नहीं हैं, इनको कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। और दूसरे उद्देश्य में क्या रखा गया था? तो दूसरे उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षण के क्षेत्र में हुई प्रगति और तकनीक विकास का प्रयोग प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में करना था। जो भी तकनीकी, जो भी नए अनुसंधान हुए थे, नए विकास हुए थे, जो भी नई प्रगति हुई थी, उनका प्रयोग इस जो कार्यक्रम चलाया गया था, इसमें प्रयोग करना था। प्रौढ़ शिक्षा पर ही राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति भी आधारित थी, जैसे राष्ट्रीय एकता हो गया, पर्यावरण सुरक्षा हो गया, निर्धनता दूर करना हो गया, परिवार कल्याण हो गया, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हो गई, शिक्षा इत्यादि हो गए। तो ये सारी चीजें जब व्यक्ति, या कह सकते हैं जो प्रौढ़ हैं, जब वो साक्षर होंगे, तभी जाकर ये सारी जो लक्ष्य हैं, वो हमें प्राप्त होंगे। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के दृष्टिकोण से देश भर में 60,000 जन शिक्षण निलय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया।
ये जो इन्होंने लक्ष्य रखे थे कि जैसे कि हमें राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखना है, पर्यावरण की सुरक्षा करना है, निर्धनता को दूर करना है, परिवार का कल्याण करना है, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना है, जन शिक्षा करना है, इत्यादि जो इन्होंने लक्ष्य रखे थे, उसकी पूर्ति के लिए देश भर में 60,000 जन शिक्षण निलयम की स्थापना का निर्णय लिया गया था। ठीक? अब जन शिक्षण जो निलयम है, जन शिक्षण निलयम प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का नया आयाम है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का नया आयाम क्या है? तो ये है आपका जन शिक्षण निलयम। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की पूर्ण व्यवस्था को बदलकर 5,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र को एक इकाई माना गया और इस इकाई में 7 से 8 प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों को खोलने की व्यवस्था की गई। यानी कि जहाँ पर 5,000 की जनसंख्या है, उसे आपने एक इकाई मान लिया और इसमें 7 से 8 प्रौढ़ केंद्रों को खोलने की व्यवस्था की। जन शिक्षण निलयम केंद्र के जो कार्यकर्ता हैं, उनको प्रेरक नाम दिया गया। उनको क्या कहा जाता है? तो उनको प्रेरक कहा जाता है। ठीक? जो जन शिक्षण निलयम है, निलयम केंद्र है, वहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं, उनको हम प्रेरक के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? वही इसका उद्देश्य है कि जन निलयम का जो उद्देश्य है कि साक्षरता के व्यवहारिक पक्ष पर बल देते हुए जो भी व्यक्ति प्रौढ़ हैं, उनको कार्यात्मक साक्षरता को प्रदान करना, आगे ले जाना, इसकी व्यवस्था में सहायता करना। तो विकास के कार्यक्रमों को पिछड़े वर्गों तक पहुँचाना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो सकें, पूरे समाज का विकास हो सके, विकास की ओर अग्रसर हो सकें। तो जन शिक्षण निलयम के माध्यम से सर्वांगीण विकास या सर्वांगीण रूप से विकसित समाज और देश की कल्पना की गई थी कि इसके माध्यम से देश का प्रत्येक हिस्सा जो है वो सर्वांगीण विकास होगा। जन निलयम के माध्यम से ऐसा कल्पना किया गया था। तभी तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के जो कार्यक्रम थे, उन पर भी विशेष महत्व दिया गया है। इस कार्यक्रम में जो जैसे आपके पर्यावरण सुरक्षा हो गया, परिवार कल्याण हो गया, राष्ट्रीय एकता हो गई और साथ ही साथ गरीबी दूर करना हो गया, महिलाओं को जो समान अधिकार दिलाना था वो हो गया, जन शिक्षा, ये सारे कार्यक्रम, ये सारी बातें रखी गई थी। इन कार्यक्रमों के द्वारा ही सर्व विकसित समाज की परिकल्पना की जा सकती है। अगर ये सारी चीज़ें हो गई, यानी कि अगर किसी समाज में परिवार कल्याण हो रहा है, राष्ट्रीय एकता है, गरीबी दूर हो रही है, महिलाओं को समान अधिकार दिलाए जा रहे हैं, तभी आप सर्व विकसित समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। ये सभी बातें जो आपने सुनी, ये सामान्य मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करती हैं, उनको संपन्नता की ओर ले जाती हैं। अगर समाज में लोगों के बीच वैरता रहेगी, लोग निर्धन रहेंगे, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा, लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगा, पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होगी, तो क्या होगा? क्या जो मानव समाज है ये उठ सकेगा? नहीं उठ सकेगा। इसको उठने के लिए इन सभी चीज़ों का विकसित होना आवश्यक है, तभी आप ये मान सकते हैं कि इस समाज का विकास हुआ है। ठीक? ये तो था थोड़ा-सा आपने समझा कि क्या उद्देश्य है। अब ज़रा हम एक इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं कि जन शिक्षा निलयम के कार्य क्या हैं? ये क्या-क्या कार्य करते हैं? तो इसके कुछ पॉइंट हैं जिसे आपको ध्यान रख लेने हैं कि कौन-कौन से कार्य हैं। ठीक? पहला कार्य इनका आ जाता है कि साक्षरता मिशन को सफल बनाने के लिए सभी के नियमित संध्याकालीन कक्षाओं की व्यवस्था की जाए। वही जो आपने पहले सुना था कि रात्रिकालीन शिक्षण की व्यवस्था। ठीक? दूसरा है पुस्तकालय एवं वाचनालय खोले जाएं। पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था होनी चाहिए। समाचार पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था करना, जिससे लोग समसामयिक जो चीजें हैं उनसे जुड़ सकें। चर्चा मंडलों को गठित कर सर्व सामान्य समस्याओं पर चर्चा करवाना और उनके जब चर्चा होगी तो उनका निवारण भी होगा या उनके निवारण के उपायों को सुझाना। अगला पॉइंट है कृषि, पशुपालन, ऊर्जा संरक्षण, चिकित्सा आदि से संबंधित नई जानकारी एवं तकनीक के विषय में लोगों को सूचित करना।
जिससे वे अपने व्यवसाय में इतना उपयोग कर सकें, इनका उपयोग कर सकें। इसी संदर्भ में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े जो प्रशिक्षक हैं उनकी व्यवस्था भी करवानी चाहिए। अगला है टेलीविज़न, रेडियो, प्रोजेक्टर, वीडियो जैसे जनसंचार माध्यमों के उपयोग से संचार केंद्र पर व्यवस्था करना। इनकी व्यवस्था क्या करनी चाहिए? अब जन जो शिक्षा निलयम है, इन प्रौढ़ों को लक्षित किया गया कि जो कार्यात्मक साक्षरता का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, किंतु नव साक्षर प्रौढ़ों को भी इससे वंचित नहीं रखा जा सकता है। साथ ही पढ़ाई पूरी होने के पूर्व विद्यालय छोड़ने वाले छात्र या छात्राएँ, प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्राएँ या फिर जो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में उत्तीर्ण बालक-बालिकाएँ या अन्य लोगों को जो शिक्षण निलंबन कार्यक्रम है इससे लाभान्वित कराया जाए। ठीक? ये आपने 2 कह सकते हैं 2 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे तीसरी और आखिरी जो शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए उसके बारे में। वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष और सबको शिक्षा कार्यक्रम। क्या है आपका? तो लास्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष और सबको शिक्षा कार्यक्रम। आपको पता है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में आज साक्षरता के प्रति लोगों की जो जागरूकता है वो बढ़ रही है, क्योंकि ये सर्वमान्य हो चुका है कि देश की आबादी को निरक्षर रखकर कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है। इसी मूल मंत्र के आलोक से हुआ क्या कि संयुक्त राष्ट्र ने सन 1990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया। ये पॉइंट जरा इम्पोर्टेंट है तो इसको आप पढ़ते हुए चलिएगा, यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया। सन 1990 में ही यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूनेस्को तथा विश्व बैंक के प्रयासों के द्वारा सबको शिक्षा विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये थोड़ा सा आप करेंगे, इसको हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग क्या, आप इसे थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा। क्या कि जो एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित कर दिया। फिर 1990 में ही जो यूनिसेफ था, यूएनडीपी, यूनेस्को और विश्व बैंक के प्रयासों के द्वारा सबको शिक्षा विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके उद्देश्य सबको शिक्षित करने से संबंधित था और इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 1990 से सन 2000 तक के दशक में विश्व के समस्त जन समुदाय को साक्षरता प्रदान कर दी जाए। तो इसमें आपको 3-4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, किसके द्वारा घोषित किया गया, सबको शिक्षा विश्व सम्मेलन कब आयोजित किया गया, किसके द्वारा आयोजित किया गया, इससे जो इन्होंने लक्ष्य रखा था वो क्या रखा था कि सभी समुदाय को साक्षरता प्रदान किया जाए। अब जो आपका इसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, वो लक्ष्य क्या थे, जरा हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला लक्ष्य ये रखा गया कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक देश यह प्रयास करे कि 14 वर्ष की आयु के समस्त बालक बालिकाओं में कम से कम 80% एक सामान्य स्तर की शिक्षा प्राप्त कर लें। इन्होंने इस मिशन के अंतर्गत ये प्रयास किया कि जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रत्येक देश है ये क्या करे कि जो 14 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक और बालिकाएं हैं, इनमें कम से कम, जैसे अगर 100 बच्चे हैं तो कम से कम 80 बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए, शिक्षा वो प्रदान कर लें। दूसरा ये रखा गया कि सभी प्रौढ़ों को बुनियादी शिक्षा, दक्षता और जानकारी मुहैया कराया जाए। यानी कि जो भी प्रौढ़ हैं उनको जो भी जो मतलब जैसे कार्य कर रहे हैं उसमें उनको दक्षता दिलाया जाए, उनको बुनियादी बेसिक शिक्षा दी जाए, साथ ही साथ उनको जानकारी मुहैया कराया जाए।
अगला पॉइंट क्या रखा गया? अगला पॉइंट ये रखा गया या अगला लक्ष्य ये रखा गया कि निरक्षरता के प्रतिशत में कम से कम 50% की कमी लाना चाहिए। जैसे कि अगर 100 लोग निरक्षर हैं, तो कम से कम आपको 50% इसको लाकर घटा देना है। यानी कि अगर 50% की कमी लाना है, इसका मतलब 50% को कम से कम आपको साक्षर बनाना है। ठीक? तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता वर्ष है, इसके निमित्त भी कुछ उद्देश्य रखे गए थे। इनमें आपका साक्षरता कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, जैसे जो साक्षरता कार्यक्रम है इनसे संबंधित कार्यों को सक्रियता लाना, लोगों में चेतना लाना, कार्यक्रम में उनकी सहभागिता को प्रमुखता देना। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के लाभकारी परिणाम निश्चित रूप से सामने आए। लोगों में चेतना जागी, लोगों ने शिक्षित होने की गरिमा को समझा। इससे आपको पता चलता है कि अगर हम बात करें जो 1991 में हुई जनगणना के साथ ही इसमें साक्षरता दर में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 1981 में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों में 43% थी। 43% थी, जबकि 1991 में ये बढ़कर 52% हो गई थी। इसी तरह से मतलब ये जब आपका बढ़ रहा है, जैसे माना कि पहले अगर मान लेते हैं 20% था, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, यानी कि ये बढ़ता जा रहा है। अगर ये बढ़ता जा रहा है, तो ये हम एक कैसे मान सकते हैं इसको, हम एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। हमें ये लगेगा कि हमारा देश प्रगति की दिशा में जा रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के आगे बढ़ने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। ठीक? तो ये था आपका भारत में जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए थे। ये हमने बात कर ली भारत के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की। हालाँकि अभी आपसे पूछा नहीं गया है, लेकिन इसी तरह से जो चीन है, चीन ने भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया। रूस है, रूस ने भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया। डेनमार्क ने भी चलाया। फ़ोक हाई स्कूल में इन्होंने जो डेनमार्क है, इन्होंने फ़ोक हाई स्कूल चलाया था। साथ ही साथ स्वीडन ने भी चलाया था प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। ऑस्ट्रेलिया ने भी चलाया, इंग्लैंड ने भी चलाया, जापान ने भी चलाया। तो मतलब सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि भारत के लोग ही सजग हो गए, ये पूरे विश्व में प्रौढ़ शिक्षा जो है, ये चलाया जाने लगा, क्योंकि लोगों को ये समझ में आने लगा है कि जो हमारा देश है, यानी कि देश में लोगों को निरक्षर रखकर देश की प्रगति नहीं हो सकती है। जैसे आप देश की बात छोड़िए, ये आप देखिए कोई-कोई गाँव बिल्कुल पिछड़ा एरिया होता है ना, या घर की ही बात ले लीजिए कि घर में अगर सभी लोग अनपढ़ हैं, कोई साक्षर नहीं है, हर एक व्यक्ति निरक्षर है, वहीं आपके पड़ोसी जो हैं उस घर में हर व्यक्ति साक्षर है। तो आप देखेंगे लेवल क्या होगा दोनों घर का, ठीक? तो दोनों को, यानी कि दोनों को नहीं, मतलब दोनों को ही कह सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों का साक्षर होना अति आवश्यक है, ठीक? तो ये आपने देखा कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए थे प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए, और उद्देश्य क्या था? वही इनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, इनकी जो भी रूढ़वादी परंपराएँ हैं, जो भी अंधविश्वास हैं, इन सबको हटाना। तो यही इसका लक्ष्य था, यही इसका उद्देश्य है और यही ये कार्य कर रहा है। आप अभी आगे भी पढ़ेंगे और अभी तक जो पढ़े हैं, बस आपने यही एक पॉइंट पढ़ा है कि हम किस तरह से ग्रामीणों का उत्थान कर सकते हैं, उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकते हैं। अब उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए उनको उन्हीं के क्षेत्रों में किस तरह से हम शिक्षित कर सकते हैं, उनकी जो भी सुख-सुविधाएँ हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम किस तरह से उनका उत्थान करवा सकते हैं। बस यही सारी बातें आपको इसमें बताई जा रही हैं और आगे भी यही बताई जाएँगी। तो उम्मीद है कि ये जो प्रौढ़ शिक्षा आपने पढ़ा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो पढ़ा, ये आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आपका ये छोटा-सा टॉपिक था आज, जिसमें आपको 3 पॉइंट समझने थे, आपने तीनों को समझे। उम्मीद है कि यहाँ से आपको 4-6 पॉइंट क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान रखना है, ठीक? तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल तो है संडे और कल हम करेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद हम देखेंगे अपना कौन-सा टॉपिक हमें
पढ़ना है। ठीक, चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।